गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ हमारी डेली डोज 56 को डिस्कस करते हैं। देखो एक इडियम दी, क्या दिया जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होता है, सब बच्चों को पता है, सुनहरा अवसर, यानी कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा मौका जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसका आपको लाभ उठाना चाहिए। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं एक बारी हम क्वेश्चंस को। देखो इनमें क्या करना था जी, पहले 5 क्वेश्चंस तो वो थे जिनके अंदर ना आपको अरेंज करने थे। बेसिकली क्या था, ये जंबल्ड वर्ड्स दे दिए, इनको एक ढंग से लगा के एक अच्छा सेंटेंस बनाना था, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। अब एक बारी फर्स्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट के अंदर क्या कहता है जी, एक सेकंड रुक जाओ, फर्स्ट के अंदर क्या कहता है, देखो सबसे पहले ना पढ़ो इसको। 40 households in a month we were told about viewing figures and gave an idea of how many had tuned in at the start of 2019 that Netflix broke its weird omerta. Such was the response to the first series. इसको पढ़ के कोई भी सेंस कन्वे नहीं हो पा रही। इसका मतलब ये है भाई, गलती तो कर रहा है, यानी हमें अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। तो ई ऑप्शन को तो आप हटा सकते हो, ये लो कि हमें अरेंजमेंट तो करना ही करना पड़ेगा। अब आप एक बात देखो, देखो ये कहता है 40 मिलियन हाउस होल्ड, क्या कहता है जी, 40 मिलियन हाउस होल्ड। ये मिलियन है, एम है, ठीक है, कैसे पता लगा, अभी थोड़ा पढ़ के पता लगेगा। हाउस होल्ड इन ए मंथ वी वर टोल्ड, स्टार्टिंग ढूंढो, अबाउट व्यूइंग फिगर्स एंड गेव एन आइडिया ऑफ हाउ मेनी हैड ट्यून्ड इन। तो भाई एक बात बताओ, अबाउट तो एक प्रपोजिशन होगी, प्रपोजिशन क्यों आएगी, जोड़ने के लिए आएगी। तो भाई सीधा सीधा अबाउट से तो स्टार्टिंग नहीं कर सकता था ना, यहाँ पर आपको दिखा प्रपोजिशन है और बाद में उसका ऑब्जेक्ट ला रही है, तो वो तो जोड़ेगी। तो सीधा सीधा मुझे पता लगा कि भाई बी सेंटेंस से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, बी से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर ये डी ऑप्शन भी यहाँ पर क्यों दिया, ये लो 2 ऑप्शंस कम हो गए आपके पास। अब आप पढ़ो, अब फिर से ढूंढो क्या आ सकता है। अगले में फिर कहते हैं एट द स्टार्ट ऑफ 2019, ये आ सकता है। कोई बच्चा ये ना कहे कि जी यहाँ भी तो प्रेपोजिशन थी, यहाँ बिल्कुल प्रेपोजिशन थी, लेकिन एट द स्टार्ट ऑफ 2019 जो पूरा था व्हेन का काम कर रहा था, और व्हेन जो थी एक एडवर्ब थी, है ना, व्हेन एट द स्टार्ट ऑफ 2019, यानी प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ आके क्या कर रहा था, यहाँ प्रेपोजिशन जोड़ने का काम ना करके एडवर्बियल फ्रेज बना रही थी, एक एडवर्बियल एक्सप्रेशन बना रही थी, वेयर का व्हेन का आंसर दे रही थी। तो इस हिसाब से सी से स्टार्टिंग हो सकती थी। लेकिन एक बात और पता चली, दैट, क्या पता चला, दैट। अब सब बच्चों को पता है भाई, क्या जो दैट होता है वो 2-3 काम ही तो करता है, या तो वो क्या है, कोई एडजेक्टिव है, या फिर डिटरमाइनर है, कह लो दैट बॉय बोल दिया, या फिर कोई प्रोनाउन है, दैट वाज माई मिस्टेक, दैट वाज सेकंड चांस। एडजेक्टिव कब है, जब इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आ रहा है, और भाई प्रोनाउन कब है, जब इसके बाद में कोई वर्ब आ रही है, या फिर ये किसी का ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसके अलावा दैट क्या काम कर रहा है जी, इसके अलावा दैट काम कर रहा है कंजंक्शन का। क्या कर रहा है जी, कंजंक्शन का काम करता है तो जोड़ता है ना, कंजंक्शन का काम करता है तो भाई जोड़ता है, बात क्लियर है। लेकिन कहता है यहाँ कोमा लगा दिया, तो यहाँ पर जो दैट है कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा। दैट नेटफ्लिक्स ब्रोक, किसी चीज को ना नेटफ्लिक्स ने ब्रोक किया है। किसने ब्रोक किया है जी, नेटफ्लिक्स ने ब्रोक किया है, दैट नेटफ्लिक्स ब्रोक। यानी यहाँ पे ना एक बात पता चली कि भाई किस चीज को, किसी चीज को नेटफ्लिक्स ब्रोक कर रही है, वो चीज क्या है, वो चीज दैट है, उस चीज को हमारा दैट रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर दैट किसी प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है, और एक क्लियर सेंस कन्वे नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा दैट रिप्लेस किसे कर रहा है। इसीलिए सी ऑप्शन से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती, इसीलिए सी ऑप्शन से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ओमेर्टा क्या होता है, ओमेर्टा क्या होता है। देखो 2 बंदे हैं, मान लो 2 बंदे हैं, उन्होंने मिलके कोई क्राइम किया, एक बंदा पकड़ा गया, अब वो दूसरे वाला जुबान ही नहीं खोल रहा, पुलिस को सबूत ही नहीं दे रहा, उस चीज को क्या कहते हैं, ओमेर्टा कहते हैं। जनरली टेररिस्ट वगैरह होते हैं, एक टेररिस्ट अगर पकड़ा भी गया तो वो ना तो अपने अड्डे का बताता, ना अपने ठिकाने का बताता, ऐसे अपने दूसरे साथी की पोल नहीं खोलता, उस चीज को ओमेर्टा कहते हैं। जानबूझ के साक्ष्य छुपाना किसी क्राइम को छुपाने के लिए, बात क्लियर है। तो मुझे पता लगा सी से भी स्टार्टिंग नहीं हो पाती। अब देखो 2 ही बचे, ए या फिर डी। कहता है ए से स्टार्ट करो या फिर डी से स्टार्ट करो। लेकिन एक बात देखो, ए से भी स्टार्ट हो सकता था, डी से भी स्टार्ट हो सकता था, लेकिन फिर थोड़ा सा पढ़ के क्या पता लग रहा है, ए से अगर स्टार्ट होता है तो एक बार पढ़ के देखो। 40 मिलियन हाउस होल्ड्स इन ए मंथ वी वर टोल्ड
about viewing figures and gave an idea of how many had tuned in. Such was the response of the first series आगे कहते हैं at the start of 2019 that Netflix ब्रोक इट्स वियर्ड ओमेटा। कोई ढंग की सेंस कन्वे नहीं हो रही, मुझे इसका पढ़ के मीनिंग ही समझ नहीं आया, तो एक बारी के लिए मैंने इस ऑप्शन को हटाया जी, अब मैंने दूसरे को पढ़ के देखा कि भाई क्या मुझे सेंस मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही। तो अब देखो तुम बिल्कुल अच्छे से तुम्हें सेंस क्लियर हो जाएगी, कन्वे पढ़ो। देखो क्या कहता है जी, डी से स्टार्ट करते हैं। सच वाज द रिस्पॉन्स टू दी फर्स्ट सीरीज। सच ना एक प्रोनाउन की तरह भी काम करता है और किसी को रिप्लेस करता है। अब ये किसी बीच में से फ्रेज को उठाया, लेकिन यहाँ पर सच जो था प्रोनाउन की तरह काम कर रहा था, तो फिर भी सब्जेक्ट बन रहा था क्योंकि वॉज लिया। तो भाई ऐसा रिस्पॉन्स आया, शुरुआत में 3-4 बातें और कही, फिर बीच में से एक लाइन उठाई, सच वाज द रिस्पॉन्स टू दी फर्स्ट सीरीज। ठीक है भाई, ऐसा रिस्पॉन्स मिला फर्स्ट सीरीज को, कब? एट द स्टार्ट ऑफ 2019। कैसा? दैट कि भाई नेटफ्लिक्स ने ब्रोक कर दिया अपना वियर्ड हिसाब किताब। नेटफ्लिक्स क्या था, देखो व्यूज वगैरह नहीं बताता होगा कि भाई किसी चीज पे कितने व्यूज आए, लेकिन कोई सीरीज थी, जैसे ही वो आई उस पर इतने जबरदस्त व्यूज आए कि नेटफ्लिक्स ने भी जो एक ओमेटा था कि हम अपने व्यूज नहीं बताएंगे, उस चीज को नेटफ्लिक्स ने तोड़ दिया। क्या कर दिया जी? तोड़ दिया। अब बी को पढ़ो, क्या ओमेटा था? अबाउट व्यूइंग फिगर्स, कितने व्यूज आए वो नहीं बताएंगे, और कोई आइडिया, और अब इन्होंने आइडिया दिया, उस विचारधारा, उस चीज को छोड़ा, हर बार नहीं बताते थे, इतने ज्यादा व्यूज आए कि उन्होंने बताया और एक आइडिया दिया कि कितने व्यूज आ गए। कहते 40 मिलियन हाउस होल्ड्स इन ए मंथ, एक महीने के अंदर अंदर लगभग 40 मिलियन व्यूज इसने कलेक्ट किए। वी वर टोल्ड, ऐसा हमें बताया गया, वी वर टोल्ड। देख लो बिल्कुल अच्छे से सेंस कन्वे कर दी भाई। अब जब इसने सेंस कन्वे कर दी तो सी ने तो सेंस कन्वे की ही नहीं थी, तो सी ने अगर सेंस कन्वे नहीं की तो सी को भी हटा दो। अब बताओ क्या आंसर बचा? सिर्फ और सिर्फ ए आंसर बचा, ए ही इसका आंसर था। जल्दी से आप सेकंड को पढ़ो। She reports that her aim shifted from trying to sleep to trying not to panic, and that some nights she would lie in darkness for 7 hours, counting backward from 1000 in threes or counting backward from 100 in French or German. एक लड़की ने क्या बताया? शी रिपोर्ट, एक लड़की ने बताया कि भाई उसका जो एम था ना वो शिफ्ट हो गया सोने का। क्या होता है, हमें नींद नहीं आती, जब कोई टेंशन होती है लाइफ में, नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, तो क्या करते हैं? स्लीपिंग पिल्स लेते हैं कि नींद आ जाए, या फिर भाई कोशिश करते हैं, अपने मन को कहते हैं कि मुझे सोना है। लेकिन ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है शी रिपोर्ट्स, किसी लड़की ने बताया कि पहले उसका एक एम था कि भाई मुझे सोना है, ट्राई करती थी स्लिप का, अब उसने शिफ्ट किया उस एम को और एक नया एम किया कि नींद ना आए, कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना, घबराहट नहीं होनी चाहिए, मुझे बेचैनी नहीं होनी चाहिए। एंड दैट सम नाइट, और कई बार ऐसा भी हुआ, शी वुड लाई इन डार्कनेस फॉर 7 आवर्स, कि भाई 7 घंटे तक रात को बेड पे लेटी रही पर उसको नींद नहीं आई। करती क्या थी? बस पैनिक नहीं हुई, सोने की कोशिश भी नहीं की, पैनिक नहीं हुई, काउंटिंग बैकवर्ड, उल्टी गिनती शुरू कर दी, फ्रॉम 1000 इन थ्रीज, भाई 1000 से उल्टी गिनती शुरू की, 3-3 बार भी कई बार की, और फिर काउंटिंग बैकवर्ड की 1000 से, कभी फ्रेंच में, कभी जर्मन में, कभी किसी और लैंग्वेज में। इस तरीके से उसने उस पीरियड को, उस फेज को निकाला जब उसे नींद नहीं आ रही थी। पहले कोशिश करती थी कि नींद आ जाए, अब उसने इतना लिया, कोई बात नहीं। देखो क्या होता है, फिजिकल बॉडी को रेस्ट चाहिए, मेंटल बॉडी को ज़्यादा रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो बेड पे अगर लेट गए, मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे भी नींद नहीं आती थी, तो भाई बेड पे लेट गए, थकान फील नहीं होती, भले ही नींद ना हो। तो उसने यही किया कि नींद ना आई, कोई नहीं, 2-3 घंटे की नींद आ जाए, फ्रेश फील करेंगे, फिजिकल बॉडी को रेस्ट हमारे मिल गया। तभी तो आपने देखा है कई लोग 4-4 घंटे काम कर, 4-4 घंटे ही सोते हैं। ये अपने योगी वगैरह हैं, कहते हैं कि 4-4 घंटे ही सोते हैं। कैसे सोते हैं, है ना? क्योंकि उनको फिजिकली उन्हें अपनी बॉडी को 4 घंटे रेस्ट दे दिया, माइंड का रेस्ट वो जितना लेना चाह रहे थे उतना उनको मिल रहा है। ये सीन है। तो भाई इसमें पूरा मीनिंग ही कन्वे हो गया, तो फिर रिप्लेसमेंट की आवश्यकता ही नहीं, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड इसका आंसर है। अब पढ़ो, स्लीप इन द वे फिश नो नथिंग अबाउट वाटर, शी वॉज जस्ट hazarding guesses. I sleep the sleep of angels are her words. She was as green as shoot, but she knows, एक मिनट, nothing of angel and knew nothing the about. भाई एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात then about, एक बात बताओ,
इसको पढ़ के कोई सेंस क्लियर कट हो पा रही है, कोई मीनिंग निकल पा रहा है? कोई भी मीनिंग नहीं निकल पा रहा। इसका मतलब मुझे अरेंजमेंट हर हाल में करनी ही करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा जी? हर हाल में अरेंजमेंट को करनी पड़ेगी। अब आप ढूंढो, एक बारी आप ढूंढो, देखो ए से स्टार्टिंग हो सकती है क्या? एक बार स्टार्टिंग में ढूंढो। ए में वर्ब दे दी, स्लीप इन द वे फिश नो नथिंग अबाउट वाटर, शी वाज जस्ट हैजार्डिंग गैसेज। हैजार्डिंग का मतलब होता है तुक्के वगैरह मारना, अनुमान लगाना, गैस कर रही थी। स्लीप एक वर्ब है, पढ़ के थोड़ी सी सेंस पता लगा, स्लीप यहाँ पर एक वर्ब है, और वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं दिया। अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें खाली वर्ब से शुरुआत हो तो उसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड यू होता है, लेकिन यहाँ यू की तो बात ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, और जब ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती तो ये ऑप्शन भी गया और ये ऑप्शन भी गया। कितने ऑप्शन बच गए अब तुम्हारे पास? 3 ऑप्शन बच गए, बी, सी या फिर डी। क्या बचा जी? बी, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, सी ऑप्शन तो गया ही, ए बी डी। क्या बचे जी? ए बी डी ऑप्शन बचे। अब ए को देखो, कहता है डी से स्टार्टिंग करवाओ। क्या डी से स्टार्टिंग हो सकती है? डी में कह रहा है बट शी नोज नथिंग ऑफ एंजल्स एंड न्यू नथिंग देन अबाउट। अब तो कोई बात ही नहीं हो रही। मुझे पता लगा जी, बट तो एक एक्सेप्ट का मीनिंग देता है, लेकिन भाई यूं मान लो मैं कह देता बीच में से सेंटेंस उठाया, ऊपर कोई बात करते हुए आ रहा था, लेकिन इन 4-5 लाइनों को पढ़ के पता लगा कि ढंग से अरेंज करने पर मीनिंग कन्वे करेंगी, और बट कहीं बीच में ही लाए करेगा। बट कहाँ लाए करेगा जी? बीच में ही कहीं लाए करेगा। तो फिर ई पहले हटा दिया था, सी भी हमने हटा दिया, और डी से भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। ऑप्शन ही क्या बचे? सी बी ए डी या फिर बी डी ए सी। सी बी ए डी या फिर बी डी ए सी। एक मिनट, बी डी ए सी देन अबाउट। एक मिनट, बी डी ए सी, बी डी ए सी। एक बात मुझे बताओ, 2 ऑप्शन बचे, थोड़ा सा देखते हैं क्या था। ये ऑप्शन बचा और ये ऑप्शन बचा। अब आप मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, यहाँ लास्ट में डी है, यहाँ लास्ट में सी है, डी के लास्ट में अबाउट है। अबाउट एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन है तो वो किसी ना किसी चीज़ को जोड़ेगी, अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ेगी। तो मुझे ना एक थोड़ी सी फीलिंग, गट फीलिंग आई क्या, कि भाई अबाउट एंड में नहीं आ सकता, पता ही नहीं लग रहा किस चीज़ को जोड़ रहा है। अबाउट एंड में नहीं आ सकता, तो आंसर ये क्या बचा? बी डी ए सी। यानी अब चूज करने की बारी आएगी तो पहले मैं बी डी ए सी को पढ़ूंगा, ना कि अपना टाइम में उसको पढ़ के निकालूं। अब बी डी ए सी को पढ़ो, बी डी ए सी को पढ़ो। एक सेकंड, क्या हो गया? बी को पढ़ो, आई स्लीप द स्लीप ऑफ एंजल्स आर हर वर्ड्स। ठीक है, बट शी नोज नथिंग ऑफ एंजल्स एंड न्यू नथिंग देन अबाउट वट? अबाउट स्लीप। शी वॉज जस्ट हैजार्डिंग guesses, she was as green as a shoot। भाई सीधी सी बात, पूरी सेंस बना दी। कहता है, क्या कहता है भाई? वो बंदी ऐसे सोती थी जैसे एंजल सो, जैसे एंजल सो रही हो। ये उसके शब्द थे, जबकि उसे एंजल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ना ही उसे कुछ नींद के बारे में पता। वो तो सिर्फ तुक्के मार रही थी, वो तो बिल्कुल ही क्या थी, अनएक्सपीरियंस सी थी, उसे उस बारे में कोई बात पता ही नहीं थी। तो दे दिया ना, मीनिंग कन्वे कर दिया। तो इसका आंसर क्या लगा? डी लगा। अब पढ़ो आगे। जो हमारे पिछली शीट के डाउट थे, मैंने आपको बताया था, होमवर्क दिया था, वो परिवर्तन सीरीज के थे, ये डेली डोज के, तो उनको परिवर्तन सीरीज में ही डिस्कस करेंगे। जिन जिन बच्चों ने भी आंसर किया उनके जो भी कंसेप्ट थे, क्योंकि आधी ऑडियंस इसको देखती है, आधी ऑडियंस वो वाली नहीं देखती। तो अगर अभी डिस्कस कर दूं तो कुछ बच्चों का रह जाएगा, तो उनको परिवर्तन सीरीज में डिस्कस करेंगे, यानी मंडे की क्लास में। अब पढ़ो आगे, इसको भी अरेंज करो। विच इंक्लूडेड एग्रेसिव मेजर्स टू कंटेन द वायरस द इमरजेंसी ऑर्डर। एक बात बताओ, विच से स्टार्टिंग होएगी सेंटेंस की? विच क्या करेगा? जोड़ेगा, या फिर विच इंटेरोगेटिव वर्ड बनाए? अगर विच स्टार्टिंग में आ गया तो इंटेरोगेटिव बनाए, लेकिन कहीं भी इंटेरोगेटिव जैसी सेंस नहीं है, तो भाई ई तो हटा दो, अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी। साथ ही पता लगा ए से स्टार्टिंग भी नहीं होगी, स्टार्टिंग होगी किससे? बी, सी या फिर डी। बी को पढ़ना, द इमरजेंसी ऑर्डर पुट इन प्लेस लास्ट मंथ, हो सकता था जी। सी को पढ़ो, सी क्या कहता है? कहाँ है सी? सच एज क्लोजिंग स्कूल्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेवल्स हैज एंडेड। अब वहां पर तो सच प्रोनाउन था जब मैंने स्टार्टिंग कर दी, यहाँ सच प्रोनाउन थोड़ी है। तो कोई बात बता रहा है सच एज, इसकी तरह, ऐसी सेंस दे रहा है, तो यहाँ सीधे सीधे डी से नहीं स्टार्ट कर सकते, बताना पड़ेगा किसकी तरह भाई, किसकी तरह। डी से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। क्या है? सी या फिर बी। सी को पढ़ो जल्दी से, सी कहाँ है? सी कहाँ है? द गवर्नमेंट सेड इन स्टेटमेंट लेट ऑन सैटरडे। बिल्कुल, सी या बी दोनों में से स्टार्टिंग हो सकती है। अभी तक मुझे कोई क्लियर कट आइडिया नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा तो मुझे क्या लग रहा है, द गवर्नमेंट सेड इन ए स्टेटमेंट लेट ऑन Saturday that
दैट एक मिनट दैट भाई दैट आ गया। एक बात बताओ, दैट आ गया, दैट क्या है भाई, दैट क्या है? जब इस तरह की बात आती है ना, ही सेड मी दैट ही विल नेवर फॉरगिव मी, उसने मुझे कहा मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो भाई अब तो दैट कंजंक्शन का काम करता है, ही सेड मी दैट ही विल नेवर फॉरगेट मी, यानी दो चीजों को जोड़ता है, इसी तरह की सेंस दे रहा है। द गवर्नमेंट सेड इन ए स्टेटमेंट लेट ऑन सैटरडे दैट, क्या कहा गवर्नमेंट ने? दैट, यानी आगे कोई बात बताएगा, कोई बात बताएगा, तो फिर दैट से एंडिंग कैसे कर सकता है? जब दैट कंजंक्शन जोड़ रही है तो दैट से एंडिंग हो ही नहीं सकती, इसीलिए सी ऑप्शन से एंडिंग नहीं हो सकती। देखो इसमें सी ही था ना, सी से एंडिंग नहीं हो सकती, एक ही आंसर बच गया। अब तो तुम्हारे पास सारे बच्चे समझदार हो गए। क्या आंसर बचा जी? CBAD। पढ़ो, जल्दी से पढ़ो CBAD को। द गवर्नमेंट सेड इन स्टेटमेंट लेट ऑन सैटरडे नाइट दैट द इमरजेंसी ऑर्डर पुट इन प्लेस लास्ट मंथ। सरकार ने क्या कहा? सैटरडे नाइट को एक ऑर्डर किया कि भाई पिछले महीने जो हमने इमरजेंसी के ऑर्डर पास करवाए थे, विच इंक्लूडेड, जिसके अंदर था एग्रेसिव मेजर्स टू कंटेन दी वायरस, एग्रेसिव मेजर का स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाओ वायरस को रोकने के लिए। कंटेन का मीनिंग होता है, सब बच्चों को पता ही होगा, टू चेक। एक मीनिंग होता है भाई किसी चीज को अपने अंदर रखना, है ना, कंटेन करके रखना, और एक चीज होती है टू चेक, टू वेरीफाई, टू कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल करना। टू चेक दी, टू कंट्रोल दी वायरस कहाँ गया? उन ऑर्डर्स को अब जरूरत नहीं है, सच एज क्लोजिंग स्कूल्स और रेस्ट्रिक्टिंग ट्रैवल। भाई स्कूल बंद करो और ट्रैवल को बंद करो, हैज एंडेड। ये चीज अब क्या हो गई? एंड हो गई। बात क्लियर? तुम सब बच्चों को पता लग गया, बी ने बहुत अच्छी सेंस कन्वे कर दी। कैसे आया मैंने तुम्हें बता दिया, 2-3 तरीकों से बता दिया, ऑप्शन से भी और ऐसे भी। अब पढ़ो, बट ओनली द फॉर्मर न्यूयॉर्क मेयर माइक ब्लूमबर्ग हैज मेड। देखो बट ओनली आ सकता है, बट से स्टार्ट नहीं हुआ मैंने कहा था, लेकिन क्या पता कहीं बीच से कोई सेंटेंस उठा रहा हो। अब सीधा बट को देख के मत लगाना कि इससे स्टार्टिंग नहीं होगी, एक बारी पढ़ो पूरे को। बट ओनली द फॉर्मर न्यूयॉर्क मेयर माइक ब्लूमबर्ग हैज मेड वट, क्या बनाया होगा? गन कंट्रोल सेंटर टू हिज पॉलिसी प्लेटफॉर्म कॉलिंग फॉर ए नेशनल गन लाइसेंसिंग सिस्टम। मुझे पता लग रहा है एक बात पढ़ के कि ए और बी बिल्कुल एग्जैक्ट राइम बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं भाई? आगे कोई बात कर रहा था कि किसी ने इस चीज पर स्टेप नहीं लिया, लेकिन न्यूयॉर्क के जो पहले मेयर थे माइक ब्लूमबर्ग, इन्होंने एक स्टेप किया। क्या? कि गन कंट्रोल सेंट्रल, उनकी जो पॉलिसीज थी ना, उन्होंने उसमें मेन मुद्दा रखा गन कंट्रोल, इस चीज को रोको अपनी पॉलिसी प्लेटफॉर्म में। और क्या कहा? कॉल किया, एक डिमांड उठाई कि कोई नेशनल गन लाइसेंस सिस्टम बनाओ। कैसा सिस्टम बनाओ? जो क्या करे? टू कॉन्फिस्केट फायर आर्म फ्रॉम पीपल कंसिडर डेंजरस, स्ट्रिक्टर बैकग्राउंड चेक्स। देखो अगर डी ऑप्शन नहीं होता ना तो ये राइम बिल्कुल सेट बना रहा था, ABC। अगर डी ऑप्शन नहीं होता तो ये राइम बिल्कुल सेट बना रहा था, लेकिन मुझे पता लगा डी ऑप्शन लास्ट में फिट नहीं हो रहा। डी ऑप्शन पढ़ के पता लग रहा है जी कि डी ऑप्शन जो है हमारा लास्ट में फिट नहीं हो रहा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि A, B, डी लास्ट में फिट नहीं हो रहा तो डी बीच में आएगा ना, C। और यूं भी नहीं समझे तो तुम एक बात सोच लेते, भाई एक कोमा से जोड़ रहा है, आगे फिर एक कोमा लगा रहा है ना, और फिर एज वेल एज लगा रहा है, तो पता लग गया ना, कोमा वाली चीज़ों को तो एक साथ जोड़ेगा। अब इसने क्या कहा? अब मैं जल्दी से तुम्हें इसका मीनिंग कन्वे कर देता हूँ। इसका जो आंसर हुआ जी, इसका आंसर हुआ था C, इसका आंसर हुआ था C। जल्दी से पढ़ो। उसमें अमेरिका, न्यूयॉर्क, इन शहरों में क्या है यार, कोई भी बंदूक वगैरह रख सकता है। आपने देखा होगा उनकी फोटोज आती है, घर की छत पे बंदूकें सुखा के रखते हैं, वहाँ कोई ज़्यादा टाइट लाइसेंस नहीं है। लेकिन अब क्या बात हुई, न्यूयॉर्क के पहले जो न्यूयॉर्क का पहले मेयर था, अब नहीं है, माइक ब्लूमबर्ग, इसने क्या कहा? इसने एक अपनी जो पॉलिसी, जो इसने अपना बिल वगैरह दिखाया, उसमें गन के कंट्रोल, बंदूक रखने के कानून पर लगाम लगाओ, उस चीज़ पर उसने सेंटर किया, फोकस किया और डिमांड की कि एक लाइसेंस सिस्टम लगाओ, ऐसे ही कोई भी बंदूक ना रखे, लाइसेंस चाहिए। और साथ ही साथ स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक, बैकग्राउंड भी चेक करो भाई। आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान को बंदूक थमा दी तो वो अपराध तो करेगा, इसीलिए चेक करो कौन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, कहीं वो अपराधी तो नहीं है। एज वेल एज फेडरल लॉज अलाउ कोर्ट, साथ ही साथ जो उनका लॉ है ना वो भी अलाउ करे कोर्ट को कि अगर किसी के पास बंदूक है और वो आदमी गलत है तो उसे कॉन्फिस्केट कर लो, जब्त कर लो। किस चीज़ को? फायर आर्म को। किससे? पीपल से। किस इंसान से? वह इंसान जिन्हें डेंजरस माना जाता है, जो अपराधी किस्म के लड़ाई झगड़ा करने वाले, उनसे बंदूकें छीन भी लो। ये इसकी सेंस बनती, सेंस आपको समझ आ गई, C ऑप्शन हो गया। जल्दी से 6 को पढ़ो। देखो 1 से 5 में
इनको अरेंज करना था। आगे वाले में क्या है जी, आगे वाले में ब्रैकेट में वर्ड्स दिए, इन वर्ड्स को ही रिप्लेस करके सेंस बनानी है, इन वर्ड्स को ही रिप्लेस करके सेंस बनानी है। पढ़ो जल्दी से। ही मस्ट बी सेंट टू ए न्यू कोर्ट वेयर ही विल बी experienced, एक मिनट, he must be sent to a new court where he will be experienced to pick up able, क्या सेंस बना रहा है, टू पिक अप एबल एक्सपेक्टेड एलिवेशन एंड एडवोकेट कैंडिडेट्स फॉर रिस्पेक्टेबल टू फिल जुडिशियल वैकेंसीज। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं ना जिनमें आपको यूं सेंस निकालनी हो कि कोई वर्ड रिप्लेस होगा या नहीं, तो दो तरीके से चेक करा करो। पहली चीज़ तो ये चेक करो कि वो वर्ड ढंग की सेंस जनरेट कर भी रहा है या नहीं कर रहा, एंड द सेकंड थिंग आपको क्या चेक करनी है कि वो वर्ड सही तरीके से आ भी रहा है क्या। भाई प्रेपोजिशन आ रही है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, अगर पीछे नाउन आ रहा है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, वो वर्ड एडजेक्टिव है भी या नहीं, अगर वो वर्ड आ रहा है उसके सब्जेक्ट बनाना है तो उसके बाद वर्ब आ रही है या नहीं। इन चीज़ों से जुगाड़ लगा के चेक करा करो। अब आओ तुम्हें दिखाता हूँ जुगाड़, कितने ज़बरदस्त जुगाड़ है। देखो फॉर एक प्रेपोजिशन है, फॉर एक प्रेपोजिशन है, और रिस्पेक्टेबल जिसके पीछे एबल होता है तुम सबने सीखा था नाउन होता है ना। ऑनरेबल प्रिंसिपल, आदरणीय प्रिंसिपल, यानी ऑनरेबल एक एडजेक्टिव था, उसको कोई नाउन चाहिए इसीलिए उसने प्रिंसिपल लिया। ऑनरेबल प्रिंसिपल से पहले ऑनरेबल आके प्रिंसिपल को क्वालिफाई कर गया। तो एक बात पता चली कि डी को हर हाल में रिप्लेस करो क्योंकि प्रेपोजिशन को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए, और भाई एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें बताया था, हालांकि मैं परिवर्तन सीरीज में काम देता हूँ, यहाँ मैं होमवर्क नहीं देता, वहीं बताऊंगा, परिवर्तन सीरीज में ही पूछेंगे क्या चीज़ थी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो यहाँ कोई ना कोई नाउन चाहिए, नाउन चाहिए तो रिस्पेक्टेबल को हटा दो। अब आप एक बात देखना, एक्सपीरियंस्ड या फिर एक्सपेक्टेड, फॉर एक्सपीरियंस्ड, फॉर एक्सपेक्टेड, या फिर भाई फॉर एलिवेशन। एक बात पता लगी, जिसके पीछे शन होता है ना वो नाउन होता है। अगर तुम यूँ भी नहीं पहचाने तो मैंने तुम्हें बेसिक्स में 5 ब्रह्मास्त्र दिए थे नाउन को पहचानने के। पहला ब्रह्मास्त्र था आर्टिकल लगाओ। द एलिवेशन सुना है तुमने, बिल्कुल सुना है। तो एलिवेशन एक नाउन है, यानी यहाँ पर डी की जगह सी आ सकता है। अब तुम बच्चे कह दो मुझसे कि सर ए और बी भी तो वर्ब है, ए और बी तो वर्ब है भाई, सब बच्चों को पता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती। अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ये वर्ब का काम तो नहीं करेगी, ये तो एडजेक्टिव का काम करेगी। तो मुझे नाउन चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मुझे एक बात पता लग गई, सेंस चाहे समझ में ना आई हो, कि भाई यहाँ पर तो सी आएगा, लास्ट में तो सी ही आएगा। बात क्लियर है। अब क्या हो गया, शुरुआत वालों को और देख लो। वेयर ही विल बी, कहता है इस बंदे को ना एक नई कोर्ट में भेजो जहां पर ही विल बी क्या हो, एक्सपीरियंस्ड या एक्सपेक्टेड। भाई नई कोर्ट में भेज दिया तो हो सकता है एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन उसको क्या करना है, उसको आगे जाके पिकअप करना है, मतलब उठाना है, कई लोगों को सेलेक्ट करना है। तो वहां पर ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि वो क्या करेगा, चूज करेगा। वेयर ही विल बी एक्सपेक्टेड, यानी अब मुझे पता लगा, स्टार्टिंग करो बी से, भाई ए को रिप्लेस करना पड़ेगा। और अब देखो एबल एक्सपीरियंस, दोनों अच्छी चीजें हैं ना। मैं एबल हूं मान लो किसी चीज के लिए, और मेरे पास एक्सपीरियंस भी, यानी दोनों मिलते जुलते से वर्ड है, दोनों के दोनों एडजेक्टिव भी हैं। तो भाई विल बी एक्सपेक्टेड टू पिकअप एबल, एबल भी हो और कैसे हो, एक्सपीरियंस्ड भी हो, यानी पहले नंबर पर बी आएगा, फिर ए आएगा, और अब बी आएगा, ए आएगा, और साथ ही साथ क्या हो, रिस्पेक्टेबल भी हो। एडजेक्टिव चाहिए तो डी आएगा, और लास्ट में सी। और अब तुम सबको पता है एबल भी एक एडजेक्टिव है, एक्सपेक्टेड भी एक एडजेक्टिव है, रिस्पेक्टेबल भी एक एडजेक्टिव है। एडवोकेट कैंडिडेट्स यहाँ पर पूरा कंपाउंड नाउन की तरह काम कर गया। यूं देखो तो एडवोकेट एक नाउन, एडवोकेट एक एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर गया, कैंडिडेट एक नाउन की तरह बिहेव कर गया। तो अब तो तुम सब बच्चों को पता लग गया कि BADC ऑर्डर होना चाहिए था। बेसिकली क्या किया, उल्टे पुल्टे वर्ड लिख दिए, वर्ड्स आगे पीछे लिख दिए, ब्रैकेट वाले वर्ड्स को अरेंज करना था ताकि ढंग का मीनिंग कन्वे हो। मैंने आपको बता दिया BADC था, ये ऑप्शन था। बात क्लियर है क्या? जल्दी से जल्दी पढ़ो अगले वाले को। करकरडूमा कोर्ट, क्या है ये अजीब सा नाम, कोर्ट chose a different way to grant bail while pulling up Delhi police over their lack of evidence. The judge wrote a poem in its order for allowing bail to a Delhi riots accused बाबू। देखो भाई कोर्ट का नाम दे रहा है, दिल्ली में कोई जगह है उसका नाम दे रहा है, देने दो, क्या हो गया। हाँ जी, एक सेकंड, मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाह रहा था।
देखो इसने, चलो वो बात यहाँ लागू नहीं होगी भाई, इसने पूरा ही नाम दे दिया, के और सी दोनों कैपिटल दे दिए, तो ये बेसिकली दोनों को ही नाम की तरह काउंट कर रहा है, ये पूरा इसका नाम है। नहीं तो पता है क्या हो सकता था, इसी को लिखने का एक अलग तरीका ऑथर यूज कर सकता था, यहाँ नाम दिया, यहाँ ब्रैकेट में कोर्ट लिख देता। अब कोर्ट लिखता ना तो अब सी छोटा लिखता, क्योंकि अब ना उस कोर्ट का नाम है, लेकिन ये कोर्ट अब एक सिंपल नेम नाउन नहीं हो, अब ये कोर्ट एक सिंपल नाउन बनता, नेम ना होता। भाई सारी चीज़ों का नाम नाउन होता है ना, जिस भी चीज़ का नाम है वो चीज़ नाउन है, तुम सबको पता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या लिखता जी, यहाँ पर इसको कैपिटल लिखता है और इसको भी, तो पता लगा पूरा नाम है किसी का। लेकिन अगर चाहता किसी कोर्ट का सिंपल नाम देना तो यहाँ के लिखता, 2 कोमा के बीच में, अब सी छोटा लिख देता, तो ये एक सिंपल सा नाउन बन जाता। अब भाई सारे नाउन को कैपिटल में थोड़ी लिखेंगे, अब बॉय को यूं भी तो लिखते हैं हम, यूं भी लिखते हैं, यानी स्टार्टिंग करते हो तो ये, या फिर किसी का नाम हो तो फिर यहाँ पर ये नाम ना होके कोर्ट एक नाउन की तरह बिहेव करता। सिंपल बात क्लियर है? थोड़ा सा शायद तुम्हें नहीं आया होगा, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था, आ गया होगा। अब पढ़ो, इसको पढ़ा तो पता लगा कोई अरेंजमेंट की आवश्यकता ही नहीं भाई, पूरा मीनिंग तो कन्वे हो रहा है। एक कोर्ट ने चूज किया एक अलग तरीका किसको जमानत देने का, साथ ही साथ उस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लताड़ लगाई। पुलिंग अप का मीनिंग होता है थोड़ी सी फटकार लगाना, किस चीज के लिए, कि भाई तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है ये, और तुमने बंदे को अंदर डाल रखा है। तो उसको जज ने बेल दे दी और एक पोयम सुनाते हुए उन पर प्रहार किया, दिल्ली पुलिस को सुनाया, एक पोयम सुनाई, जिस वजह से उनकी आलोचना करते उनको बेल दे दी। भाई तुम्हारे पास में सबूत है नहीं और तुमने बंदे को अंदर डाल रखा है, ऊपर से उसकी जमानत भी नहीं होने दे रहे, ऐसी बात कर रहा है। वो पूरा पढ़ते के साथ मीनिंग कन्वे हो गया, इसीलिए नो अरेंजमेंट इसका आंसर हो गया। कोई अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी, सारे वर्ड्स अपने आप में सही लगे हुए थे। जल्दी से पढ़ो। There are a number of benefits because of which traders are wary of foreign exchange. वेरी का मीनिंग क्या होता है? कॉशियस होना, अलर्ट होना किसी चीज से। एक बात बताओ, किसी चीज से आपको मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है, तो आप उस चीज से अलर्ट क्यों हो रहे हो, आप उस चीज से डर क्यों हो रहे हो? आप तो उस चीज का फायदा उठाओगे। तो यहां से ही पढ़ के एक सेंस क्रिएट हो गई थी कि ये वर्ड कुछ जचा नहीं इस वर्ड को देखते हुए। देयर आर ए नंबर ऑफ बेनिफिट्स कॉज ऑफ विच ट्रेडर्स आर वेरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बिल्कुल सही है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, बी को तो रिप्लेस नहीं करेंगे। डिस्पाइट इट्स क्लियर cause, एक सेकंड, डिस्पाइट इट्स क्लियर कॉज वाइल एक्सपेंडिंग द बॉर्डर्स ऑफ ट्रेड। बिल्कुल सही बात, एक्सपेंडिंग द बॉर्डर ऑफ ट्रेड भी ओके। यानी ना तो बी रिप्लेस हुआ ना डी रिप्लेस हुआ, दोनों सेम पोजीशन पर रहेंगे। ऑप्शंस चूज करना, रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेनिफिट है तो फिर आपको वहां पर वेरी होने की आवश्यकता नहीं थी, यानी ए हर हाल में रिप्लेस होगा सी के साथ में। सी ए आएगा, पहले सी से स्टार्टिंग होगी, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर डी आएगा। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं वो अलर्ट हैं किस चीज़ के रिगार्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। डिस्पाइट इट क्लियर बेनिफिट, कि भाई बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से व्यापारी अलर्ट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के, हालांकि बहुत सारा मुनाफा भी है जब आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करते हो। अब सेंस भी कन्वे हो गई और अरेंजमेंट भी हो गई, ए इसका आंसर लग गया। जल्दी से 9th को पढ़ लो भाई। मेकिंग ए टीम फन विद नो क्वेश्चन इन द रियल वर्ल्ड एंड नो वन टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। द आएगा, ही नहीं आएगा, द आएगा, लिखा ही नहीं जा रहा, द आएगा यहाँ पर। और कॉन्सिक्वेंसेज द मेरिट ऑफ सेलेक्टिंग ए प्लेयर इज ऑल ऑनलाइन। मुझे एक बात बताओ, टीम फन क्या होता है? टीम फन होता है भाई, एक यूं सेंस कन्वे कर देते हैं कि भाई टीम जो है मिलके फन कर रही है, लेकिन उस तरीके की कोई सेंस ही नहीं आ रही आगे। ऑल ऑनलाइन, आप एक बात समझो ना, मेकिंग ए टीम फन इज ऑल ऑनलाइन, कोई सेंस ही कन्वे नहीं कर पा रहा, यानी टीम फन यहाँ पर गलत यूज किया है। ए को हर हाल में रिप्लेस किया जाएगा, बात क्लियर है, ए को रिप्लेस किया जाएगा। नो अरेंजमेंट मैंने हटा दिया। ऑप्शंस को देखा, कहता है ए को रिप्लेस ना करो, क्यों भाई? अब ऑप्शंस में कहता है ए हर हाल में रिप्लेस किससे होगा? डी से होगा, तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ए हर हाल में डी से रिप्लेस होगा, कर दो। क्या सेंस बनी? सेंस बनी मेकिंग ए टीम ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन अगर आप टीम बना रहे हो विद नो क्वेश्चन, मेकिंग ए टीम ऑनलाइन विद नो क्वेश्चन इन द रियल वर्ल्ड एंड नो वन टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम और कॉन्सिक्वेंसेज। अब मुझे एक बात पता लगी, यहाँ टू जज है, और से जोड़ रहा है, ठीक है, और से जोड़ रहा है। जैसे हम कई बार कहते हैं, मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको बताता हूं, यू आर नॉट सपोज टू हेल्प मी और जज मी। मैंने बोल दिया
तुम्हें आवश्यकता नहीं है मेरी मदद करने की या फिर मुझे जज करने की। अब इतना बड़ा मैं लिखूं कैसे, यू आर नॉट सपोज्ड, लिख लेना इसको, टू हेल्प मी। और जब और होता है ना तो अब या तो मैं टू जज लिखता, लेकिन भाई टू हेल्प, एक सेकेंड, या तो मैं टू जज लिखता या फिर मैंने टू को बाहर निकाल लिया। एक ये V1 हो गई, इस V1 ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, ये इन्फिनेटिव तो हो गया, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट हो गया। बात क्लियर है, टू प्लस इन्फिनेटिव ने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। और आगे मैंने क्या कहा, टू जज मी बोल दूं या फिर थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इस टू को हटा दूं, यू आर नॉट सपोज टू हेल्प मी और जज मी। अभी भी तो पता लगा कि और के बाद एक वर्ब आनी थी, तो भाई बच्चे और के बाद वर्ब आनी थी, कॉन्सिक्वेंस तो इसने नाउन लगा दिया, कर गया ना गड़बड़। वर्ब क्या बनी, वर्ब तो क्वेश्चन बनी। क्वेश्चन नाउन भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, वर्ब भी होती है। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज अगर वर्ब होती भी, कोई बच्चा कह दे सर ये भी वर्ब हो, तो भाई टू के बाद में V1 आती है, V1 के पीछे SCIS नहीं आता। कॉन्सिक्वेंसेज वैसे तो वर्ब थी ही नहीं, लेकिन तुम्हें लगता कि वर्ब थी, तो फिर कैसे बच्चे, कैसे एस कैसे आ गया, यानी सी हर हाल में रिप्लेस होगा बी से। तो सारे बच्चे समझदार हो गए ना, DCBA, DCBA। बात क्या कहता है, यूं कहता है मेकिंग ए टीम ऑनलाइन, की भाई आप ऑनलाइन टीम बना रहे हो विद नो कॉन्सिक्वेंसेज, उसके कोई रिजल्ट नहीं होने इस वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि ना तो आपको कोई जज करने वाला आपकी परफॉर्मेंस को, टीम को जज कर पाओगे, और ना ही ना कोई क्वेश्चन कर पा रहा है कि आपने प्लेयर को किस हिसाब से चूज कर लिया। ये सब एक्चुअली में क्या है, एक मजाक की ही बात है। ऑनलाइन मान लो यार क्रिकेट की टीम बन रही है, अभी मैंने देखा था, चलो क्रिकेट की टीम क्या बन रही थी, मान लो कोई शो वगैरह है भाई, कोई गेम वगैरह करवानी है, उसके लिए ऑनलाइन टीम चूज कर ली। ऑनलाइन टीम कैसे चूज कर लोगे जब उन सब में प्रतिस्पर्धा ही नहीं होगी। ऑनलाइन दुनिया तो अपने आप में एक दिखावा है, वास्तविकता तो जमीन पे कुछ अलग ही होती है ना। आपको भी पता है ऑनलाइन बात हो रही है और असलियत में पता नहीं कौन किसके लिए मन में क्या जहर लेके घूम रहा है। तो यही बात ऑथर कह रहा है कि आपने अगर ऑनलाइन टीम को बना भी लिया ना, तो वो असल में एक मजाक होगा, एक तरह का मजाक होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई नतीजा मिलना ही नहीं। ना तो आप ये जज कर सकते कि जिस प्लेयर को आपने टीम में लिया वो कितना एफिशिएंट है, और चलो आपने टीम में डाल भी दिया तो भाई कोई लोग उस चीज़ पर सवाल उठा भी नहीं सकते कि आपने इसको चूज़ कैसे कर लिया। इस तरह की कोई सेंस ऑथर भाई साहब दे रहे थे। 9th का ए ऑप्शन था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब जल्दी से पढ़ो 10th को। पीपल विद मोर नॉर्मल विजन। भाई एक बात बताओ, मोर नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है नॉर्मल, मोर नॉर्मल तो होना ही नहीं चाहिए। या कोई चीज़ नॉर्मल है यार, मैं कह दूं मेरी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, अभी मुझे बुखार हो गया तो अब मैं थोड़ी कहूँगा कि अब मेरा टेम्परेचर ख़राब हो गया, लेस नॉर्मल हो गया, या मेरा टेम्परेचर कम हो गया, 97 डिग्री हो गया, तो मैं कह दूं पहले मोर नॉर्मल था। नहीं, नॉर्मल चीज़ नॉर्मल थी, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते थे तुम इस तरीके से। इसीलिए ए ऑप्शन में हर हाल में रिप्लेसमेंट होती। ये कहता है रिप्लेसमेंट मत करो, तो इसको बता दो कि तू गलती कर रहा है। और ई भी हट गया। अब तो बहुत आसान बन गया, कहता है बी से शुरुआत करो, पढ़ लो फिर बी से शुरुआत। क्या कहता है? पीपल विद मोर, अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, सीवियर विजन इम्पेयरमेंट आर एट ए डैश रिस्क। भाई जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गंभीर देखने का विजन है, इम्पेयरमेंट है, दृष्टि में कोई परेशानी है, उन्हें ज़्यादा रिस्क है किस चीज़ का? देखो मेरे मुंह से निकल गया ज़्यादा रिस्क, जबकि आगे पढ़ा नहीं था। भाई एक बात समझो बच्चे, एक बात समझने की कोशिश करना, रिस्क कैसा होगा, ज़्यादा या कम ही तो होगा। एक कोई आर्टिकल दे दिया, रिस्क कोई नाउन दे दिया, इससे पहले कोई एडजेक्टिव लगाना है। रिस्क के लिए ज़्यादातर क्या होता है भाई, एडजेक्टिव के हिसाब से यहाँ देखूँ तो एक ही फंडा बनता है, हायर रिस्क। रिस्क तो है अपने आप में, लेकिन कैसा रिस्क है? हायर रिस्क है। तो मुझे पता लगा बी के बाद दूसरा वर्ड आना चाहिए था सी। बी के बाद में दूसरा वर्ड कैसा आना चाहिए था? सी। अब तुम ऑप्शन चूज करो और एग्जाम में टाइम बचाने की कोशिश करना। यहाँ तो समझ रही हैं इसीलिए इतने टाइम पे करते हैं। जैसे हिंट मिले श्योर हो जाओ कि आंसर है, मार्क कर देना। ये मत करना डाउट में ही मार्क कराए। अगर डाउट हो पूरा पढ़ना, मरता क्या ना करता, सब कुछ करना पड़ता। बात क्लियर है? पूरा पढ़ना। लेकिन अगर श्योर हो गए यही आंसर है तो फिर दो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। श्योरिटी यहाँ आ गई, फिर आप आगे बढ़ो, क्योंकि आगे टाइम भी तो बचाना है, बाद में श्योर कर लेंगे। तो ये इसका आंसर था, पढ़ के देख लेना, पूरी की पूरी सेंस कन्वे होगी। जल्दी से पढ़ो, कुछ फिलर्स दे दिए। क्या कहता है? Try to dash the poor spelling and amateurish design and concentrate on the quality of advice dash from years of experience। अब आप क्या करोगे? पुअर स्पेलिंग का मतलब है स्पेलिंग्स की जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो उनको क्या कर रहे हो? ट्राई टू, किसी को सजेशन दे रहा है, सजेशन दे रहे हो तो ये थोड़ी देगा कि जानबूझ के गलतियां कर,
क्या कहेगा भाई, स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स को अवॉइड कर। तो रिमेंबर नहीं आ सकता था, उन मिस्टेक्स को आप याद थोड़ी रखोगे। नन ऑफ द अबव भी एक बार हटाओ। 3 ऑप्शन बचे, अवॉइड, इवेड या फिर क्या बचा जी, इग्नोर। अवॉइड, इवेड या फिर क्या बचा जी, इग्नोर। तो अब भाई तीनों ही ऑप्शन यहाँ आ सकते थे। अब आगे पढ़ो। द पुअर स्पेलिंग एंड एमेच्योरिश डिजाइन। एमेच्योरिश डिजाइन क्या होता है भाई, एमेच्योरिश डिजाइन का मतलब है आपने अपने हिसाब से लिख दी। मान लो किसी बच्चे की राइटिंग खराब है, उसकी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो रही है, उसे कह रहा है कि उन मिस्टेक्स को, स्पेलिंग्स को अवॉइड कर, और जो डिजाइन तू एमेच्योर होते शौकिया तौर पे, आपका मन है इसलिए आप कर रहे हो, अदरवाइज आपको करने की आवश्यकता नहीं। उस तरीके से मत कर, ढंग से कर और कंसंट्रेट कर। किस चीज पे, क्वालिटी ऑफ एडवाइस, उस सलाह को मान जो तुझे कोई दे रहा है। कैसे दे रहा है, सालों के एक्सपीरियंस के बाद दे रहा है। तो अब बात करते हैं एडवाइस गैदरिंग्स नहीं आना चाहिए था। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, एडवाइस गैदरिंग नहीं आना चाहिए था भाई। इसके लिए यहाँ पर कोई और चीज आती, नाउन नहीं चाहिए था, या तो कोई वर्ब लगाओ या फिर कोई एडजेक्टिव लगाओ। ठीक है, कोई यहाँ पर एडजेक्टिव लगाते, तुम यहाँ पर एडवाइस नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव लगाते, एक और नाउन की आवश्यकता नहीं थी। ये ऑप्शन पहले हट गया था, ये भी हट गया। ये सेंस कन्वे नहीं कर पा रहा था, यहाँ आता ग्लीन। ग्लीन का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। कहते हैं उस सलाह को मान ले जो हमने सालों से इकट्ठी की है, उस क्वालिटी ऑफ एडवाइस को मान ले जो हमने क्या की है, ग्लीन की है, और स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स को अवॉइड कर, और इस एमेच्योरिश डिजाइन को अवॉइड की बजाय मतलब इवेड कर, क्योंकि इनका मीनिंग सेम था। तो पहले में तो अवॉइड, इवेड, इग्नोर तीनों आ सकते थे, लेकिन जब दूसरे वाले को पढ़ा तो पता लगा कि यहाँ कोई एडजेक्टिव चाहिए, ये हट गया। इनको चूज किया तो फिर ये सेंस कन्वे कर पा रहा था। जल्दी से नेक्स्ट को पढ़ो। ग्रेटर कंज्यूमर क्रेडिट एक्सेस एंड फर्दर फाइनेंशियल सेक्टर डैश एंश्योर ए मोर डैश डिजास्टर डाउन दी रोड। डाउन दी रोड का मीनिंग होता है निकटतम भविष्य में। भाई ग्रेटर कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर को जो उधार वगैरह दी थी वो एक्सेस में हो रही थी, और अब वो और ज़्यादा भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ जो फिनेंशियल सेक्टर है वो भी डैश हो रहा है, एंश्योर ए मोर, कुछ और कर रहा है, क्या, डिजास्टर डाउन दी रोड। भाई बैंक वगैरह की बात कर रहा है, कर्जा वगैरह दे रखा है, तो वो पैसा डूबा पड़ा है और आगे और परिस्थिति खराब हो रही है, वो और कर्जा वगैरह कर रहे हैं, तो उस चीज़ से आगे इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में और ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। ऐसी कोई बात हमारे ऑथर भाई साहब कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, नन ऑफ द अबव क्यों आएगा, वर्ड्स दे रखे, इनको चूज तो करो। डिजास्टर हेल्दी हो सकता है क्या, डिजास्टर तो बुरी चीज है, हेल्दी नहीं हो सकता। आगे देखो, प्रीकॉशियस नहीं, प्रीकेरियस, प्रीकेरियस, प्रीकॉशियस नहीं, डिजास्टर तो होना है। प्रीकेरियस का मीनिंग होता है, प्रीकेयर वर्ड है बेसिकली, प्रीकेरियस एक एडजेक्टिव है। प्रीकेरियस का मीनिंग क्या होता है, और ज्यादा खतरनाक, डरावना। तो भाई ये वर्ड हट गया, प्रिकॉशियस नहीं, वो तो प्रिकॉशंस होती है। प्रिकॉशियस में ऐसी इस तरीके से एडजेक्टिव बनाता भी नहीं। अब दो आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ गए, या तो ए को बनाओ या फिर बी को बनाओ। मुझे थोड़ा सा पढ़ के क्या पता लगा, मुझे थोड़ा सा पढ़ के पता लगा एंश्योर यहाँ पर वर्ब है, एंश्योर यहाँ पर वर्ब है जिसका सब्जेक्ट एक ये है, एक ये है, कंपाउंड नाउन सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर वर्ब नहीं आ सकती, लेवरेज यहाँ पर वर्ब की तरह काम कर रहा है, V1 है तो वर्ब आ ही नहीं सकती। तो क्या चाहिए, कोई V1 प्लस ING लगानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ब मुझे नहीं चाहिए तो कोई नॉन फाइनाइट वर्ब लगानी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ क्या आता है, लेवरेजिंग आता है। लेवरेजिंग का मीनिंग क्या होता है, पहले से रिस्क पे चल रहा है, पहले से देनदारी है, और पैसा उठा लिया और बिजनेस कर रहे हो, उस चीज को लेवरेज कहते हैं कि भाई और पैसा उठा के आप और ज्यादा रिस्क उठा रहे हो। ए इसका आंसर बन जाता। जल्दी से थर्ड को पढ़ लो। द कॉम्प्रोमाइज सेट्स असाइड अबाउट सोवरेनिटी बाय पुटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स इनटू फॉर द ट्रीटी ड्यूरेशन। इतना आसान तो मैंने जिंदगी में फिलर देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, एक बात बताओ, जब कॉम्प्रोमाइज सेट असाइड, कहते नहीं है सेट असाइड, कहता है एक बार सेट असाइड, साइड में रख दे, मतलब एक बार ही किसी चीज को आपने रोक दिया, रद्द कर दिया। और किसने, कॉम्प्रोमाइज, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। अब आगे क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, अब डिस्प्यूट, भाई क्या चीज साइड में रख दिया आपने, कॉम्प्रोमाइज क्यों करवाया, लड़ाई झगड़ा था, आपने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया तो आपने कोई चीज साइड में रख दी। क्या चीज साइड में रख दी, अरे डिस्प्यूट ही तो साइड में रख दिया। बिल्कुल पढ़ते ही आंसर मिल गया। कॉम्प्रोमाइज ने डिस्प्यूट को खत्म कर दिया, थोड़े टाइम के लिए टाल दिया। किस चीज के लिए डिस्प्यूट था, सोवर्निटी के लिए था, स्वामित्व की लड़ाई थी, भाई किसका अधिकार है। कैसे टाला, टेरिटोरियल क्लेम्स को थोड़े टाइम के लिए टाल दिया। एबेयंस होता है टालना, जब तक ट्रीटी की ड्यूरेशन वैलिड रहती है। इस तरह की कोई सेंस उत्तर देता। बी इसका आंसर बढ़ता। एक को पढ़ते ही आंसर मिल गया था। अगले वाला फिर थोड़ा सा आसान ही है। वुमेन चिल्ड्रन, कहता है वुमेन को कह लो, बच्चों को कह लो, या फिर कभी कभी आदमी भी। डैश इन डोरवे, दरवाजे वगैरह कहीं इधर उधर खड़े हो जाते हैं, क्यों, टू कैच द डैश ब्रिज। ब्रिज को कैच करने का मतलब होता है, ब्रिज होती है ठंडी हवा, उसको कैच थोड़ी कर सकते हो। कैच द ब्रिज मतलब आप उस चीज को इंजॉय कर रहे हो।
बात क्लियर है, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा। अब पढ़ो क्या आएगा, वुमेन, चिल्ड्रन एंड एन ओकेजनल मैन डैश। भाई वर्ब ही नहीं आई, अब तक वर्ब नहीं आई तो मुझे वर्ब चाहिए, और अगर वर्ब चाहिए तो V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करती, तो ये दो ऑप्शंस तो मैंने सीधे सीधे हटा दिए। अब बारी आई लिंगर, पहले में दोनों में ही लिंगर है। तो देखो लिंगर का क्या मीनिंग होता है, रुक जाना, ठहर जाना, किसी चीज़ को थोड़ा सा टाल देना। कहते हैं लड़कियां क्या, औरतें, बच्चे और कभी कभी ओकेजनली मैन भी ठहर जाता है दरवाजे वगैरह पर इधर उधर, क्यों, कैच करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। किसको, ब्रिज को। कैसी ब्रिज को, क्या आप ब्रिज को पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते। तो वो ब्रिज कैसी है जी, वो ब्रिज है आपकी इल्यूसिव, इल्यूसिव ब्रिज है। इल्यूसिव का मीनिंग ये होता है दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। इवेसिव का मतलब होता है, एक तरह से मीनिंग तो ये भी होता है, लेकिन एक मीनिंग होता है टाल मटोल करना। ए आंसर नहीं लगता, बी आंसर लगता। ये थी आपकी आज की डेली डोज नंबर 56। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं आई तो डिसलाइक करो। कमेंट्स में बताओ क्या गड़बड़ होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।